Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, welcome to C's Learner with Saddam. This is our 7th video tutorial related operating system. आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोसेस स्टेट डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया, प्रोसेस क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोसेस स्टेट डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि एक प्रोसेस कितने स्टेट से गुजर के वो कंप्लीट हो जाए, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू अप टू फाइनल स्टेट, वो कितने स्टेट से गुजरता है और किस तरह वो काम करके वो कंप्लीट हो जाते। तो आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोसेस की जो स्टेट्स है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो होती है, हमारा जो प्रोसेस स्टेट होती है वो होती है न्यू स्टेट। सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस क्रिएट होता है, जो जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑलरेडी हमें पता है कि सिस्टम ऑन होने से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाती है, हमें डेस्कटॉप नज़र आ जाती है, इस तरह हमें आइकन नज़र आ जाती है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ऑलरेडी बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस जनरेट होते हैं। जिस तरह हम किसी फायरफॉक्स को या लेट सपोज किसी एमएस ऑफिस को ओपन करते हैं तो उस टाइम हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्रिएट हो जाता है, वो न्यू प्रोसेस होती है। और ये मोस्टली जो होती है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में होती है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। जब एक प्रोसेस की क्रिएशन हो जाती है, जब एक प्रोसेस क्रिएट हो जाती है, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो सिंपल केस है वो डिस्कस करेंगे। सिंपल के बाद हम इसकी थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन अब हम जो है ना जो सिंपलेस्ट स्टेट डायग्राम है वो डिस्कस करेंगे। न्यू के बाद हमारा जो स्टेट है वो हो जाएगा, जब स्टेट क्रिएट हो जाए, क्रिएटेड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस इट विल बी मूव टूवर्ड द रेडी स्टेट, रेडी स्टेट। जब एक प्रोसेस क्रिएट हो जाए, जब एक प्रोसेस की क्रिएशन हो जाए तो उसके बाद वो सेकेंडरी स्टोरेज से लोड हो जाएगा मेन मेमोरी में। जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट में हो तो वो रिजाइडिंग करेगा कहाँ पे? मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से मुराद हमारा यहाँ पे रैम है। अब जब एक प्रोसेस क्रिएट हो जाए तो वो रेडी स्टेट में आएगा, रेडी स्टेट में वो होगा मेन मेमोरी में। अब यहाँ पे मोर देन वन प्रोसेस हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि एक ही प्रोसेस रेडी स्टेट में हो, यहाँ पे मैनी प्रोसेस हो सकते हैं, मैनी प्रोसेस। ओके, आफ्टर व्हेन अ प्रोसेस कम टू द रेडी स्टेट, सो आफ्टर रेडी स्टेट इट विल मूव टूवर्ड द रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट। जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाए तो रेडी स्टेट के बाद जो है ना वो कहाँ पे जाएगा? रनिंग स्टेट में जाएगा। रनिंग स्टेट में उसको कौन लेके जाएगा? यहाँ पे इसको हम कहते हैं, एक टर्म यूज होता है शेड्यूल, शेड्यूलर, या वी कैन से डिस्पैच, डिस्पैच। ये इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर में कंप्लीट के साथ डिस्कस करेंगे कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जो प्रोसेस मूव करेगा, फिर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में मूव कर, इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इनके लिए शेड्यूलर जो है ना रिस्पॉन्सिबल होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ आप लोग इतना याद रखें कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जो प्रोसेस मूव होगा, जिसकी स्टेट चेंज होगी, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इस पर हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इतना याद होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को मूव करने के लिए LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस की जो स्टेट को चेंज करना, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में, क्योंकि रनिंग स्टेट जो है ना यहाँ पे होगा CPU, और एट ए टाइम रनिंग स्टेट में एक ही प्रोसेस होगा, एट ए टाइम रनिंग स्टेट में एक ही प्रोसेस होगा। आफ्टर द रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस, जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद वो हो जाएगा टर्मिनेटेड स्टेट में, टर्मिनेटेड। आफ्टर द कंप्लीशन, जब एक प्रोसेस कंप्लीटेड हो जाए
जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। तो ये एक सिंपल केस है प्रोसेस का। जब एक प्रोसेस न्यू स्टेट में आ जाए, न्यू स्टेट के बाद वो फिर रेडी स्टेट में आ जाए, रेडी स्टेट के बाद फिर वो रनिंग स्टेट में जाए और रनिंग स्टेट के बाद वो कंप्लीट होके टर्मिनेटेड हो जाए। तो ये एक सिंपल केस है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाए, फिर उसके बाद वो रनिंग स्टेट में आ जाए और रनिंग स्टेट के बाद वो कोई और IO जो रिक्वेस्ट होती है वो परफॉर्म करने के लिए जाए, तो वो हम इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड केस। जब एक प्रोसेस न्यू स्टेट में हो और वो रेडी स्टेट में आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव P1, P2, P3। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया कि रेडी स्टेट में मोर देन वन प्रोसेस हो सकती है। अब यहाँ से लेट्स सपोज P1 हमने शेड्यूल किया रनिंग स्टेट के लिए। अब यहाँ पे P1 जो है ना वो रनिंग स्टेट में प्रोसेस हो रहा है। अब P1 को IO रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ी, मतलब किसी फाइल को रीड करना या किसी मॉनिटर को एक्सेस करना, वटेवर जो भी IO रिक्वेस्ट है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है, उसकी ज़रूरत पड़ी। तो अब जो CPU है, जो रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस है, वो उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे वो लेके आएगा। लेट्स सपोज अब P1 जो है ना यहाँ पे है, ठीक है। अब प्रोसेसर जो है ना वो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी नहीं होगा। यहाँ से एक दूसरा प्रोसेस जो है ना वो यहाँ पे P2 जो है ना शेड्यूलर उसको प्रोसेस करके यहाँ पे लेके आएगा। तो ये जो डिस्कशन थी ये नॉन प्रीएम्पशन ऑपरेटिंग सिस्टम की थी कि नॉन प्रीएम्पशन में ये होता है कि लेट्स सपोज अब यहाँ पे P1 जो है ना वो रनिंग स्टेट में है और इसको तकरीबन 1 आवर 2 आवर वटेवर 5 मिनट्स चाहिए। इसको हम बाई फोर्स यहाँ से नहीं हटा सकते जब तक ये टर्मिनेटेड नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, या इसको किसी IO रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इसको बाई फोर्स यहाँ से नहीं हटा सकता। So this is the non-preemptive algorithm. This is non-preemptive multi-programming operating system. अब ये जो है ना नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम केस है कि हम किसी भी प्रोसेस को बाई फोर्स यहाँ से नहीं हटा सकता जब तक वो कंप्लीट नहीं होता या उसको कोई IO रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब उसको किसी IO रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ी तो रनिंग स्टेट से वो मूव हो जाएगा वेट स्टेट में या ब्लॉक स्टेट में। इसको फिर हम कहते हैं वेट या ब्लॉक स्टार्ट। जब किसी प्रोसेस को किसी IO रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़े तो वो जाएगा वेट या ब्लॉक स्टेट में। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द IO रिक्वेस्ट, इस तरह भी नहीं है कि वो डायरेक्ट फिर रनिंग स्टेट में जाएगा, नहीं। जब IO रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद वो दोबारा रेडी स्टेट में जाएगा और रेडी स्टेट से दोबारा उसको जो शेड्यूलर है उसको शेड्यूल करके रनिंग स्टेट में लेके आएंगे। सो दिस इज़ द नॉन प्रीएम्पशन एल्गोरिदम। जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि किसी भी प्रोसेस को हम बाई फोर्स रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तो फिर उसमें ये होता है कि आपका जो स्टेट डायग्राम है वो कुछ इस तरह होगा कि आप यहाँ से किसी भी प्रोसेस को बाई हाई प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम इस बेस पे जो है ना लेट्स सपोज P1 जो है ना वो रनिंग स्टेट में है और अब हमें इस यहाँ पे कोई दूसरा प्रोसेस आए, लेट्स सपोज P2 प्रोसेस आए जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो अब हम इसको बाई फोर्स P1 को हटा के जो है ना वेटिंग स्टेट में लेके जाएंगे, P1 को हम हटा के रेडी स्टेट में दोबारा सेंड कर देंगे और यहाँ से P2 को जो है ना CPU अलॉट कर देंगे। सो दिस इज़ द प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम या वी कैन से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कंसेप्ट होता है कि ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रीएम्प्टिव होगा क्योंकि इसमें हम बाई फोर्स किसी प्रोसेस को रनिंग स्टेट से लेके दोबारा रेडी स्टेट में मूव कर सकते हैं। जब किसी प्रोसेस की हाई प्रायोरिटी हो या लेट्स सपोज हमने कोई टाइम क्वांटम इसके लिए लगाया हुआ है कि P1 जो है ना वो CPU को 2 टाइम 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड वटेवर जो भी टाइम हो उसके लिए लोकेट होगा, फिर उसके बाद वो दोबारा चाहे वो कंप्लीट हो या ना हो लेकिन उसके बाद दोबारा रेडी स्टेट में जाएगा। सो दिस इज द प्रीएम्प्टिव सिनारियो। ओके गाइज, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर किसी स्टेट को IO रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो वेटिंग स्टेट में जाएगा, वेटिंग स्टेट से दोबारा वो रेडी स्टेट में जाएगा और इसी तरह वो दोबारा रनिंग स्टेट में, फिर उसके बाद वो टर्मिनेटेड स्टेट में हो जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे 10 प्रोसेस है, लेट्स सपोज यहाँ पे है जो है ना 10 प्रोसेस है, 1 बाई 1 जो है ना वो रनिंग स्टेट में जा रहा है, P1 P2 P3 एंड सो ऑन अप टू P10। अब P1 को IO की ज़रूरत पड़ी तो वो जो है ना दोबारा IO के पास मतलब यहाँ पे आया। अब यहाँ से P2 जो है ना रनिंग स्टेट में गई, P2 को
अब यहाँ से P2 जो है ना वो रनिंग स्टेट में मूव होगा। अब P2 को दोबारा जो है ना, लेट्स सपोज P2 को IO रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ी, इस तरह P3, P4, P5, 6, 7, 8 एंड 9, 10 सारे प्रोसेस जो है ना यहाँ लेट्स सपोज P10 सारे वेटिंग स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि वेटिंग स्टेट जो है ना ये भी आप लोगों का जो है ना रिजाइडिंग करेगा रैम में, और आपका जो रेडी स्टेट है वो भी रिजाइडिंग करेगा रैम में। तो हमें पता है कि जो रैम की जो साइज़ होती है वो लिमिट होती है 2 GB या 16 GB तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब जो है ना हमारी जो वेट और ब्लॉक स्टेट है यहाँ पे जो मेमोरी है वो कम पड़ जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको स्विप करते हैं, एक और स्टेट पे हम इसको मूव करते हैं, ठीक है, जिसे हम सस्पेंड वेट स्टेट कहते हैं, सस्पेंड ब्लॉक या वी कैन से वेट। इसको हम स्विप करते हैं, क्या करते हैं, स्विप करते हैं फ्रॉम, जब वेटिंग स्टेट में प्रोसेस मोर देन 1 बन जाए, मतलब जब हमारे पास वेटिंग ब्लॉक में जो स्पेस है वो कम पड़ जाए, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, यहाँ से स्विप करके सस्पेंड ब्लॉक स्टेट में मूव करते हैं। और ये सस्पेंड ब्लॉक स्टेट जो है ना ये रिजाइडिंग करेगा सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में। इसी तरह इसको हम स्विप करते हैं, और फिर जब हमें यहाँ पे मेमोरी की जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम दोबारा उसको रिज्यूम करके वहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह हम रेडी स्टेट में भी कर सकते हैं, जब रेडी स्टेट में प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाए और हमारे पास जो मेमोरी जो साइज़ है वो कम पड़ जाए, तो हम यहाँ पे एक और स्टेट क्रिएट करते हैं जिसे हम सस्पेंड रेडी स्टेट कहते हैं, सस्पेंड रेडी स्टेट। इसी तरह जिस तरह यहाँ पे प्रोसेस ज़्यादा हो जाए और मेमोरी कम हो तो हम उसको सस्पेंड करते हैं एक और स्टेट में। इसी तरह रेडी स्टेट में भी हम करते हैं, क्योंकि ये रेडी स्टेट रिजाइडिंग करते हैं मेमोरी में, मेन मेमोरी में, रैम में, और इसमें मोस्टली जो है ना साइज़ कम होती है। तो फिर जब प्रोसेस ज़्यादा हो जाए तो हम उसको मूव करते हैं सस्पेंड रेडी स्टेट में, और ये भी लोकेशन, इसकी जो रिजाइडिंग लोकेशन होगी वो भी सेकेंडरी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी। जब यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो जाए तो फिर हम दोबारा यहाँ से क्या करते हैं, जब यहाँ से प्रोसेस हो जाए, कंप्लीट हो जाए और स्पेस यहाँ पे अलोकेट हो जाए, तो हम दोबारा इसको रिज्यूम करके रेडी स्टेट में ला के दोबारा इसी तरीके से रनिंग स्टेट में लेके जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस स्टेट डायग्राम के एक प्रोसेस किस तरीके से जो है ना मूव करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मूव टू न्यू स्टेट, फ्रॉम न्यू स्टेट इट विल मूव टू रेडी स्टेट, और रेडी स्टेट से फिर वो रनिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट से अगर वो डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाते हैं तो भी सही है, अगर उसको कोई IO रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़े तो वो इस तरह वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में मूव करेगा, वेट एंड ब्लॉक स्टेट के बाद वो दोबारा रेडी स्टेट में जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टेट के किस तरह एक प्रोसेस जो है ना वो डिफरेंट स्टेट से पास हो के कम्प्लीट हो जाती है। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई और कम्प्लेक्सिटी हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप में जो है ना आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।